हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपकी सेकंड पुस्तक है कृतिका, उसके पाठ 2 मेरे संग की औरतें के अभ्यास प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर 1 के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम आपके पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जो आपका सेकंड अध्याय है, उसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर भी उसके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। यानी इस अध्याय में जो इस लेखिका की बात की गई है, उस लेखिका ने अपनी नानी माँ को कभी भी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से कैसे प्रभावित थी, वो आपको कारण बताने हैं। तो देखें, इसका उत्तर होगा कि लेखिका ने भले ही अपनी नानी को कभी न देखा था, पर अपनी माता पिता से उनके बारे में सुनकर वह बहुत कुछ नानी माँ के बारे में जान गई थी। यानी उसने अपनी नानी माँ को देखा तो कभी भी नहीं था, लेकिन जिस तरह उनके माता पिता उसकी नानी माँ के बारे में बातें करते थे, उन बातों को सुनकर वह नानी माँ के बारे में बहुत कुछ जान गई थी। अब देखो, उनके प्रभावित होने के कुछ कारण क्या थे, उन कारणों की हम चर्चा करते हैं। पहला कारण था, लेखिका की नानी अपनी बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी आजादी के सिपाही से कराना चाहती थी। पहला कारण क्या था कि लेखिका की जो नानी माँ थी, वो उनकी बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी एक सिपाही से करानी चाहती थी। इससे क्या पता चलता है कि उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता है। यानी उन्हें स्वतंत्रता का मतलब पता था कि स्वतंत्रता उनके लिए क्या मायने रखती थी। दूसरा कारण, लेखिका की नानी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती थी, वे ममतामयी माँ थी। लेखिका की नानी को उनकी बेटी की हमेशा क्या रहती थी, चिंता रहती थी। इसी कारण वो समय समय पर उनका हाल जरूर पूछती थी। इसका मतलब उनकी ममता क्या थी, उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल ममतामयी था। तीसरा, उनकी नानी प्रधान सी अनपढ़ परंपरागत ढंग से रहने वाली क्या थी, महिला थी। वे निजी जीवन में आजाद ख्यालों वाली थी। क्या थी, निजी जीवन में आजाद ख्यालों वाली महिला थी। मतलब जो भी बात हो सिर्फ सीधे मुंह पे कहने की वो हिम्मत रखती थी। चौथा, उनकी नानी स्पष्टवादिनी महिला थी। कैसी थी, स्पष्टवादिनी महिला थी। यानी उन्होंने बिना संकोच अपने मन की बात स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कह दी, जिसे सुनकर क्या हो गए, सब दंग रह गए। वो क्या थी, एकदम स्पष्टवादिनी खुले विचारों वाली महिला थी। जो भी बात थी वो सीधे स्पष्ट मुंह पर कह देती थी। जिस तरह उन्होंने बिना संकोच किए अपनी बात एक स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को कही थी, जिसे सुनकर बाकी सब लोग क्या रह गए थे, दंग रह गए थे। अगला कारण, वे किसी भी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी, भले ही वे लेखिका के नाना ही क्यों ना हो। यानी वो किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती थी, हस्तक्षेप या दखल अंदाजी नहीं करती थी, भले वे उनके लेखिका के नाना यानी उनकी नानी माँ के पति हो। उनकी जिंदगी में भी वो जो पर्सनल बातें होती थी उनमें वो इंटरफेयर नहीं करती थी। तो ये वो कुछ कारण थे जिनकी वजह से जो लेखिका है वो अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दिया गया है, लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। लेखिका के नानी की आजादी के आंदोलन में किस तरह भागीदारी रही वो आपको बताना है। यानी उन्होंने अपनी आजादी या स्वतंत्रता का जो भूमिका थी, जो आंदोलन था, उसमें अपनी किस तरह भूमिका निभाई है। तो लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में खुलकर भाग नहीं ले सकी थी। लेखिका की जो नानी है वो आजादी के आंदोलन में खुलकर भाग नहीं ले सकी थी। उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वह खुलकर आंदोलनों में भाग ले सके। यानी उसके घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वह खुले रूप से स्वतंत्रता या आजादी के आंदोलन में भाग ले सके, परंतु उसने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन क्या दिया, पनपने दिया। लेकिन वो मन के अंदर स्वतंत्रता की भावना हमेशा से चाहती थी, या मन के अंदर ही वह स्वतंत्रता के विचारों को हमेशा क्या रखती थी, जिंदा रखती थी।
उसने कभी भी अंग्रेजियत को स्वीकारा नहीं, यानी उसने कभी भी अंग्रेजियत का मतलब है जो अंग्रेजों की शासन पद्धति या जो भी नियम कानून थे उनको कभी भी नहीं माना। उसका पति अंग्रेजों का क्या था, भक्त था। उसका पति मतलब लेखिका का जो नाना जी है वो क्या थे, वो अंग्रेजों के भक्त थे। फिर भी उसने कभी भी अंग्रेजों की जीवन शैली में भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी लेखिका की जो नानी माँ है उसने अंग्रेजों की जीवन शैली में भाग नहीं लिया। उसने सबसे बड़ा योगदान यह किया कि अपनी संतान को अंग्रेज भक्तों के शिकंजे से क्या करा दिया, मुक्त करा दिया। उसने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करा दी ताकि उसकी बेटी और उसके बच्चे देश के लिए क्या कर सके, कुछ ना कुछ कर सके। इस घटना से क्रांतिकारियों को जो उत्साह मिला होगा उसकी कल्पना ही की जा सकती है कि भाई एक अंग्रेज अधिकारी के सामने काम करने वाले व्यक्ति की बेटी की शादी किससे करा देगी, एक क्रांतिकारी से कर दी, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी बात थी कि भाई अंग्रेजों के विरुद्ध जाना एक बहुत बड़ी के उस समय क्या थी, बात हुआ करती थी। उनका मुकाबला करने की हिम्मत कई सारे लोगों में नहीं थी। तो इस तरह लेखिका की नानी ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में भाग नहीं लिया हो, लेकिन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। दिया गया है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की आपको विशेषताएं बतानी है। दूसरा, लेखिका की दादी के घर के माहौल का सब चित्र आपको अंकित करना है। पहले आपको लेखिका के मां की विशेषताएं बतानी है और दूसरा लेखिका की जो दादी का घर है उस दादी के घर का आपको माहौल बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेखिका की मां की विशेषताओं की कि आखिर लेखिका की मां की क्या क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता है कि लेखिका की मां खादी की साड़ी पहनने वाली आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। लेखिका की मां ने जीवन भर कौन सी साड़ी पहनी, खादी की साड़ी, और जीवन भर उसने गांधी जी के सिद्धांतों का पालन किया। दूसरा, उसकी मां में खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का क्या था, संगम था। यानी उसकी मां बिल्कुल खूबसूरत थी, नजाकत वाली यानी सोच विचार कर कुछ भी काम करने वाली, ईमानदार थी और कैसी थी, निष्पक्ष थी। इससे वे परिजात सी लगती थी। परिजात का मतलब दूसरों से वो अलग लगती थी। तीसरा, उनमें आजादी के प्रति जुनून और क्या था, लगाव था। चौथी विशेषता, वे हमेशा किसी भी गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती थी तथा किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। यानी जो बात गोपनीय होती थी, यानी सीक्रेट बात होती थी, वो कभी भी उस बात को सभी के सामने उजागर नहीं करती थी। पांचवी विशेषता, वे सदा सत्य बोलती थी और इससे परिवार वाले उसका क्या करते थे, आदर किया करते थे। ये किसकी विशेषता थी, लेखिका की मां की विशेषता थी। अब हम बात कर रहे हैं लेखिका के जो दादी है उस दादी के घर के माहौल का सब चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसके घर पर कैसी स्थिति हुआ करती थी। तो देखिए, लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य घरों से कैसा था, बिल्कुल अलग था। वहां सबको लिख से हटकर चलने की क्या थी, छूट थी। यानी वहां पर सभी लोगों को अपने अनुसार आजादी से, स्वतंत्रता की क्या थी, छूट थी। अपने अनुसार जो भी कार्य करना चाहे, जिस तरीके से रहना चाहे, उसकी सब तरीके से छूट थी। लड़के लड़कियों में कोई भी भेद नहीं किया जाता था। खुद दादी ने ही अपनी पुत्र वधू के गर्भवती होने पर बेटी होने की क्या की थी, कामना की थी। जबकि बाकी समाजों या घरों में क्या होता है, ज्यादातर अपने पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन लेखिका की दादी के घर में ऐसा माहौल नहीं था। घर में स्त्रियों को आदर सम्मान दिया जाता था। खुद लेखिका की मां को परिवार भर के लोग क्या करते थे, मानते थे। लेखिका की मां की बातों को परिवार भर के लोग, जितने भी सदस्य साथ में रहते थे, वो सब उनकी बातों को महत्व दिया करते थे। परिवार का वातावरण कैसा था, धार्मिक था। यानी देवी देवताओं को वो मानते थे और उनकी पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। स्वयं दादी नियमित रूप से कहा जाया करती थी, मंदिर जाती थी। उनके परिवार में साहित्यिक माहौल भी था। जैसे लेखिका की मां पुस्तक पढ़ने, चर्चा करने, संगीत सुनने में समय बिताया करती थी। स्त्रियों का इतना सम्मान किया जाता था कि 5 पुत्रियां पैदा होने पर भी घर में लेखिका की मां का आदर कभी भी कम न हुआ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लेखिका की जो दादी माँ का घर है उसका माहौल बिल्कुल अन्य लोगों की तुलना में विपरीत था। बाकी लोग घरों में जहां पर पुत्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता, वही लेखिका के घर में पुत्रियों को पूर्ण रूप से सम्मान दिया जाता था और उनके लिए पुत्र पुत्री सब एक जैसे थे और उन्हें अपने तरीके से जीने और स्वतंत्रता का पूरा हक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। दिया गया है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने
पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। यानी लेखिका की जो दादी है उसने उसकी जो पुत्र वधू है यानी बहू है उसकी गर्भवती होने पर पहली बार जब बच्चा पैदा होता है तो उसने लड़की पैदा होने की कामना क्यों की थी, वो लड़का क्यों नहीं चाहती थी। तो देखें, इस पाठ को पढ़कर ऐसा लगता है कि लेखिका की परदादी ने भी अपने समय में लड़की के साथ होने वाले अपमान और तिरस्कार को जाना समझा होगा। यानी जो लेखिका की परदादी है उसने उसके समय में जो लड़कियों के साथ होने वाले अपमान और जो तिरस्कार की भावना है उसको जाना समझा होगा कि किस तरह महिलाओं के साथ या बालिकाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। उसे मन ही मन लगता होगा कि देवी का रूप होने पर भी लड़की का इतना तिरस्कार क्यों होता है। यानी लोग लड़की को किसका देवी का रूप माना जाता है तो फिर भी इसका इतना तिरस्कार या अपमान क्यों किया जाता है, कब उसका सम्मान होना शुरू होगा, ये उनके मन में कहीं ना कहीं प्रश्न चल रहा होगा। शायद इसीलिए उसने अपनी इस भावना को घर में ही फलते फूलते देखना चाहा होगा। उसने समाज में यह भाव भरना चाहा होगा कि लड़कियों का सम्मान होता है, अतः तुम्हें भी उन्हें सम्मान देना चाहिए। परदादी ने यह सोचा होगा कि अगर लड़कियों का सम्मान होगा तो वे आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से भरकर शक्तिशाली बन सकेगी। तो इस कारण की वजह से जो लेखिका की परदादी है उसने अपनी बहू से पुत्र की बजाय पुत्री की प्राप्ति की मन्नत या कामना की होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी भी को सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी किसी को डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की बजाय उसे सहजता से यानी सरल तरीके से समझाकर सही मार्ग पर लाया जा सकता है। इस पाठ के आधार पर आपको इस कथन को स्पष्ट करना है कि किस तरह किसी को बिना डराए धमकाए, उपदेश दिए हुए या दबाव डाले बिना उसे सही मार्ग पर कैसे ला सकते हैं। तो देखें, यह बिल्कुल सत्य है। यह बिल्कुल सत्य है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से सबको राह पर आसानी से लाया जा सकता है। इस पाठ के अनुसार एक चोर दीवार काटकर हवेली में घुस आया था और उसी कमरे में माँ जी क्या हुई थी, सोई हुई थी। चोर की जो पैरों की आहट सुनकर उनकी माँ की आंख क्या हो गई, माँ जी की आंख खुल गई और उन्होंने क्या पूछा कि भाई कौन हो। जवाब क्या मिला कि मैं चोर हूं। तो माँ जी ने उसे पहले पानी लाने का क्या दिया, आदेश दिया। जब चोर पानी लेकर आ रहा था तो पहरे द्वार के द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। माँ जी ने क्या किया, माँ जी ने लोटे का आधा पानी पीकर उसे चोर को भी आधा पानी पिला दिया और कहा, आज से हम क्या हुए, आज से हम माँ बेटे हुए। अब तुम चाहे चोरी कर या क्या करो, चाहे खेती कर लो। तो चोर ने चोरी करना क्या कर दिया, छोड़ दिया और माँ की उन बातों से प्रभावित होकर उसने खेती का काम करना शुरू कर दिया और आज जीवन कभी भी उसने फिर चोरी नहीं की। और यदि भी मारपीट करती तो हो सकता है कि वो चोर कभी भी नहीं सुधरता और वो आज जीवन चोरी के कार्यों में ही क्या रहता, लिप्त रहता। तो इस कथन से हम समझ कर कह सकते हैं कि किसी को डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने के बजाय सहज तरीके से उसे पास बिठाकर या सरल तरीके से उसे बात कर कर समझा के हम उसको सही मार्ग पर ला सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध क्या है, अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए कि भाई शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार कैसे है, इस दिशा में लेखिका ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो देखें, शिक्षा पाना बच्चों का क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस बच्चे का इस धरती पर या इस भारत देश में जन्म हुआ है उसे उचित विद्यालय से शिक्षा मिलनी चाहिए। यदि कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि उसे उचित शिक्षा मिल सके। बात करें हम लेखिका की, तो लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में थी। कहां पर थी, छोटे से कस्बे बागलकोट में। वहां उसके 2 बच्चों को पढ़ाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी, अतः उसने एक अच्छा स्कूल खुलवाने की भरपूर कोशिश की। पहले उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वे वहां ही क्या खोले, स्कूल खोले, परंतु बिशप इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने अपनी कोशिशों से
कुछ उत्साही लोगों के साथ लगाकर वहां एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया। इससे लेखिका और अन्य अफसरों के बच्चे भी पढ़े और बाद में बड़े बड़े स्कूलों में भर्ती होने के योग्य बन गए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है और जहां तक संभव हो हमें सभी बच्चों को शिक्षा उचित रूप से उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस पाठ के आधार पर आपको यह बताना है कि कैसे इंसानों को बहुत अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है या समाज में उन्हें बहुत अधिक मान सम्मान दिया जाता है। तो देखें, वे लोग जो अपने स्वार्थ तक ही न सीमित रहकर दूसरों के बारे में भी क्या करते हैं, सोचते हैं। कौन से लोग? वे लोग जो केवल खुद का स्वार्थ नहीं सोचते बल्कि दूसरे लोगों के बारे में भी सोचते हैं। ऐसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है या उन्हें मान सम्मान दिया जाता है। दूसरा, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धन, समय और श्रम आदि लगाने से नहीं घबराते हैं, ऐसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तीसरा, जो घर परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों को भी उचित राय देते रहते हैं। लेखिका की मां ऐसा ही किया करती थी और इसी कारण उन्हें श्रद्धा भाव से देखा जाता था। चौथा, जो दूसरों की गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करते हैं और उनकी गोपनीयता बनाए रखते हैं। खुद लेखिका की मां इसका उदाहरण थी। तो ऐसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है। प्रश्न संख्या 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। कथन क्या है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर आपको बताना है कि लेखिका की बहन और लेखिका का व्यक्तित्व कैसा था या उनके व्यक्तित्व में कैसा अंतर था। तो देखें, लेखिका और उसकी बहन में अकेले अपने पथ पर चलने का क्या था, दृढ़ साहस था। लेखिका ने अपने बलबूते पर बिहार के रूढ़िपंथी लोगों के बीच रहकर नारी जागृति का क्या किया, कार्य किया। उन्होंने शादीशुदा औरतों को पर पुरुषों के साथ नाटकों में अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उनमें एक धुन सवार थी। इसी भांति उन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में जाकर नया प्राइमरी स्कूल खुलवाया। इसी तरह बात करें लेखिका की बहन रेणु की, तो रेणु भी अपने मन की मालिक खुद थी। उसे स्कूल से लौटते समय गाड़ी में आना पसंद नहीं था, इसीलिए वह पसीने से तरबतर होकर भी पैदल ही घर आया करती थी। इसी प्रकार बीए की परीक्षा पास करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने सभी से यह प्रश्न पूछा कि आखिर बीए की डिग्री से क्या मिल जाएगा, और संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति ने उसने पेपर देने में खूब आनाकानी की। भीषण बारिश वाले दिन भी उसका अकेले स्कूल में जाना यह प्रमाणित करता है कि वह अकेले राह पर चलना जानती थी। ये दोनों व्यक्तित्व क्या थे, बिल्कुल ही मौलिक थे। ये स्वतंत्र सोच रखते थे। वे लिख पिटने वाले पोगापंथी लोग नहीं थे या जो रूढ़िवादी लोग थे उनसे बिल्कुल अलग थे। ये विचारावान थे और अपनी राह पर स्वयं चलने की हिम्मत रखते थे। तो ये दोनों की व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं थी। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 2 के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।